नियमित करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हड़ताल पर हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले 36 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इंसानियत के नाते भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर का आंदोलन आज भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे इन कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स ने मौजूदा गठबंधन सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री या विधायक उनकी सुध लेने नहीं आया। उन्होंने कहा कि उनकी जायज मांगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उन्हें पूरा करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को ख़त्म करने को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई पढ़ा लिखा आदमी परेशान होता है, वही विद्रोह करता है और वही हथियार उठाता है। कैमरामैन सुनील के साथ अश्विनी चंदेल, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। रेलवे में लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले मजदूरों ने आज जम्मू में अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली। इन मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटीज़ के नाम पर कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही। तमाम सुविधाएं देने की मांग को लेकर रेलवे लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कर्स यूनियन के बैनर तले वर्कर्स द्वारा आज जम्मू में एक रैली निकाली गई। C2 के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि पिछले कई दशकों से रेलवे में लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे इन मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि लेबर लॉन्च को ठीक से लागू कर नियमों के अनुसार इन मजदूरों को तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए। रेलवे में पिछले कई दशकों से लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे ये मजदूर प्रोविडेंट फंड, ESI सहित कई अन्य सुविधाओं से वंचित हैं, जो मजदूरों की हित की बात करने वाली सरकार के दावों की पोल खोलती है। इन मजदूरों की मांग है कि उन्हें भी लेबर लॉज के तहत तमाम सुविधाएं दी जाएं ताकि उन्हें अपने हक मिल सकें। कैमरामैन सुनील के साथ यश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। POJK रिफ्यूजियों ने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। POJK DP फ्रंट के प्रधान युद्धवीर शिव ने कहा कि लोगों को बहुत से चक्कर काटने पड़ रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई भी उनको कागजात नहीं मिल रहे हैं। राजस्व विभाग पर लोगों को जरूरी कागजात उपलब्ध न कराए जाने का आरोप लगाते हुए POJK के DP फ्रंट के बैनर तले रिफ्यूजियों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। फ्रंट के प्रधान युद्धवीर सिंह चिब ने कहा कि लोगों को कई चक्कर काटने के बाद भी कागजात नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि 31 मार्च से पहले लोगों का भला होगा, लेकिन राजस्व विभाग के कामकाज से ऐसा नहीं लगता। POJK रिफ्यूजियों का कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हें कागजात मुहैया नहीं करवा रहा। उधर सरकार ने 31 मार्च का टाइम दिया है, 31 मार्च से पहले कागजात जमा करवाने हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ढिलमिल रवैये के कारण लोगों को भारी परेशानी आ रही है। जी, द्रबशाला और ठाठरी ज़िला किश्तवाड़ के जो इलाके हैं उनके बीच एक इलाका कुल्लीगढ़ भी आता है, जहां पर पहाड़ों से पस्सियां इस हद तक गिर चुकी हैं कि अभी तक आज 5वें दिन भी वहां हाईवे बंद है। द्रबशाला और ठाठरी के बीच कुल्लीगढ़ इलाके में पस्सियां गिरने से बाधित हुए डोडा किश्तवाड़ मार्ग आज यातायात के लिए लगातार 5वें दिन भी बंद है। रास्ता बंद होने से जिला किश्तवाड़ का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से कटा हुआ है। रास्ते को साफ करने और इसे यातायात लायक बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल यहां यातायात बहाल न होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से किश्तवाड़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो गई है और अन्य जरूरी सामान वहां न पहुंचने से लोग बेहद परेशान हैं। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को पार करने के लिए लोगों को नाकों तले चने चबाने पड़ रहे हैं। लोगों को 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर ये रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे कि खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे कि जिले भर में अब खाने पीने के सामान की किल्लत भी महसूस हो रही है। और तो और गंभीर रूप से बीमार लोग भी जम्मू शिफ्ट नहीं हो पा रहे।
जी, उस इलाके में पस्सियां इस हद तक गिर चुकी हैं कि वहां पर हाईवे जो है वो 5 दिन से लगातार बंद है। ज़िला किश्तवाड़ का जो संपर्क है वो देश के अन्य हिस्सों से भी टूट चुका है और वहां पर जो ज़रूरी सप्लाईज़ हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाने पीने को लेकर दवाइयाँ, वो भी वहां पहुंचाना इतना मुश्किल हो गया है। लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर रास्ता तय करना पड़ता है और दुकानों से सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। वहीं महिलाओं और बच्चों को वहाँ पर इतनी दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की जो कछुआ चाल है उसकी वजह से वहाँ पर अभी तक ये जो काम है नहीं हो पाया और पस्सियाँ अभी की ज्यों की तो वहीं पड़ी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ मैं करण शर्मा, जम्मू से। अगर रियासत जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की देखनी है तो एक बाप उसका है रियासत जम्मू कश्मीर की सड़कें। अगर हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर शहर की बात करें, हर नगर की बात करें, रियासत जम्मू कश्मीर में खासकर वादी की बात करें, वादी कश्मीर में सड़कों का जो हाल है वो बुरा ही बुरा है। वादी में सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। सड़कों में जल निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं करने की वजह से बरसात का सारा पानी सड़क में जमा हो जाता है, जिस कारण से सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और बड़े वाहनों के साथ साथ दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों को जब इस सड़क की खस्ता हालत के बारे में बताया जाता है तो वे अपने कर्मचारियों की कमी का रोना रो देते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा क्योंकि वादी में पर्यटकों के आने का समय शुरू हो गया है। रियासत जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी नुमाइंदों का इंतखाब होता है, यहाँ पे भी सरकारें बनती हैं, मगर जो भी नुमाइंदा लोगों के पास आता है इलेक्शन के टाइम में वो वादे तो ज़रूर करता है मगर ज़मीनी सतह पे वो वादे पूरे नहीं होते हैं। हम बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में सड़कों की बुरी हालत का। यहाँ पे अगर देखा जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर नगर में, हर एरिया में यहाँ की सड़कों का हाल तो बुरा है, काफ़ी बुरा है। हम आज जिस जगह पे खड़े हैं ये बडगाम एरिया है, बडगाम का निस्लापुरा एरिया है जो ज़िला हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। यहाँ पे देखिए लोगों का कहना है कि 25-30 सालों से यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है और इनका पुरसान हाल देखने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आया है। इनका कहना है कि नुमाइंदे तो यहाँ पे बहुत से आए जिन्होंने वादे तो किए हैं कि यहाँ की हालत जो है, लोगों की हालत, इसका बदलाव होगा, यहाँ की सड़कों का जो हाल है इसको बदल दिया जाएगा, मगर ज़मीनी सतह पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ सईद रूप, गुलिस्तान न्यूज़, बडगाम। वादी में इस वक्त बखूबी चर्चे हो रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, और वायरस जो है हवा के साथ जी हाँ ऐड ऑन हो चुका है, जिसमें अक्सर बेशतर छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं खबरें ये आ रही है कि जी हाँ नज़ला, जुकाम और खांसी के साथ साथ जोड़ों में भी दर्द पाया जा रहा है। वादी में हवा के साथ एक बीमारी का वायरस फैल रहा है जो लगातार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस वायरस में नज़ला, जुखाम और जोड़ों में दर्द होता है जो कमजोरी पैदा करता है। वहीं अस्पताल कचाकच भरे हुए हैं। जीबी पंत अस्पताल में भी मरीज भरे पड़े हैं। जब डॉक्टरों से इस पर बात की गई तो डॉक्टरों ने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए सारे इंतजामात कर लिए गए हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो अपने आसपास की गंदगी को खत्म करना होगा, तभी इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। ओवरऑल इस सिचुएशन को मद्देनजर रखने के बाद खुसूसन ये पता चला है कि ये हवा में एक ऐसी वायरस इस वक्त फैली हुई है जिससे कि छोटे बच्चों को शिकार होना पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखें तो जिस तरह से अक्सर बेशतर छोटे बच्चों में नज़ला जुकाम हो रहा है, मगर आजकल वादी कश्मीर के साथ साथ देखा जाए तो हर गली कोचों के साथ साथ अस्पताल जो है वो भरे पड़े हैं। इस वक्त मैं जीबी पंत अस्पताल से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम यहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनका ये मानना है कि उनके बच्चे जो है वो इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। कुछ प्रोफेसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करने के बाद ये पता चला कि घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि खुसूसन अगर देखें तो वायरल में खुसूसन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें सामने आ ही जाती है, मगर हाइजीन होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुसूसन अगर देखा जाए तो गंदे पानी के साथ साथ जहाँ पर गंदगी है उससे दूर रखना पड़ेगा बच्चों को, और खुसूसन अगर बात करें तो साफ़ सफाई के मामला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर प्रिकॉशंस या मेजर कंसर्न को लेकर अगर हम बात करें, जबकि कोई सीरियस मैटर सामने आता है यानी कुछ फ्लू के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो डॉक्टर साहिबान और हॉस्पिटल का यह भी मानना है कि हमारे पास कुछ स्पेशल ड्रग्स भी है जिससे हम ये केस हैंडल कर सकते हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट साहिल भट्ट के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।
पंजाब के अंदर नई सरकार के गठन के बाद अभी तक सभी मंत्रालयों ने सही तरीके से काम करना शुरू भी नहीं किया है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के मुख्यमंत्री से 2 और विभाग देने की मांग कर डाली है। क्रिकेट से राजनेता और फिर पंजाब के नए स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपने महकमे से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने राजनीति के मैदान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से एक और मांग की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से स्थानीय निकाय के साथ साथ हाउसिंग और शहरी विकास विभाग की मांग की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें हाउसिंग और शहरी विकास विभाग भी दे दे। पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कैप्टन साहब से अनुरोध किया है कि इन दोनों विभागों को एक साथ मिला दिया जाए, क्योंकि केंद्र में ये दोनों विभाग एक ही मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उन्हें स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सिद्धू की ओर से हाउसिंग और शहरी विकास विभाग की मांग को लेकर कहा गया है कि इन दोनों विभागों को अलग अलग रख कर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि उनके सुझाव पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विचार करने का भरोसा दिया है। हालांकि हाउसिंग एंड शहरी विकास विभाग को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पास रखा हुआ है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मांग की है कि उन्हें स्थानीय निकाय के साथ साथ हाउसिंग बोर्ड और शहरी विकास मंत्रालय भी दिया जाए, क्योंकि ये मंत्रालय केंद्र में एक साथ काम करते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सिद्धू की मांग के बाद अब सीएम इस मांग पर किस तरह से विचार करते हैं। नवदीप छाबड़ा, गुलिस्तान न्यूज़, चंडीगढ़। जजों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि एमओपी को कर दिया गया है क्लियर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खेहर के कॉलेजियम द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिसमें एमओपी को क्लियर कर दिया गया। अब जजों की नियुक्ति होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि एमओपी को क्लियर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस जेएस खेर की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने एमओपी पास कर दिया है, जिसके चलते अब जजों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। मेमोरेंडम क्लियर होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधान को लेकर कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच मतभेद भी खत्म हो गया है। यानी केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बना सकती है और सरकार जजों की नियुक्ति भी रद्द कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एमओपी क्लियर करने से इनकार कर दिया था। इस मेमोरेंडम के तहत अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी जज की भूमिका पर शक करती है तो उसकी नियुक्ति रद्द भी कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सचिवों की नियुक्ति के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। हालांकि इससे पहले कॉलेजियम ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार मानने से इनकार करते हुए एमओपी क्लियर नहीं किया था। पिछले 15 महीनों से कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच इस मसले पर टकराव की स्थिति भी बनी हुई थी। अब एमओपी क्लियर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमओपी को लेकर रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब इस फैसले आने के बाद इसका सीधा अर्थ यह है कि जजों की नियुक्ति के मामले पर केंद्र सरकार का भी अधिकार होगा। यानी कि जिस भी जज की नियुक्ति को लेकर सरकार को संशय होगा, उसके क्रियाकलापों को लेकर संशय होगा, तो सरकार उसकी नियुक्ति को रद्द भी कर सकती है। कैमरामैन कन्हैया के साथ भुवन शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़। मुस्कुराहट जिसकी पहचान है और जिसकी हंसकी आवाज के दीवाने हजारों लोग हैं। हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी की, जिनका आज जन्मदिन है। रानी मुखर्जी का जन्म आज के दिन 1978 में मुंबई में हुआ था, जो कि आज सेलिब्रेट कर रही है अपना बर्थडे अपने फैमिली मेंबर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी का फैमिली बैकग्राउंड भी फिल्मी रहा है। यानी कि रानी मुखर्जी के पिता एक अच्छे डायरेक्टर रहे हैं और वहीं माँ उनकी एक प्लेबैक सिंगर रही है, और वहीं रानी मुखर्जी का भाई एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहा है। और यही वजह रही कि रानी मुखर्जी को बॉलीवुड में एंट्री करना ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। रानी मुखर्जी अपनी हंसी की आवाज से जानी जाती हैं। बॉलीवुड में उनकी हंसी की आवाज के दीवाने हैं। रानी ने 1998 में आमिर खान के साथ विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम की थी, जिसमें उनके किरदार को काफी सराहा गया। साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म कुछ कुछ होता है में जब ट्विंकल खन्ना ने टीना मल्होत्रा का किरदार करने से मना कर दिया, तब वही रोल रानी मुखर्जी के हिस्से में आया और बाद में उस रोल को बहुत प्रशंसा मिली। और इसके बाद रानी ने बादल, बिच्छू, हे राम, हर दिल जो प्यार करेगा, कहीं प्यार ना हो जाए जैसी शानदार फिल्में की। और फिर साल 2014 में रानी ने निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा के साथ 21 अप्रैल को पेरिस में चुपचाप परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में शादी कर ली। और फिर 9 दिसंबर 2015 को रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम अदीरा रखा है।
रानी मुखर्जी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है। गुलाम, कुछ कुछ होता है से लेकर कई ऐसी फिल्में उन्होंने की है जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रही है। और अभी हाल ही में रानी मुखर्जी को एक खूबसूरत सी बेटी भी हुई है। तो हम सब की तरह से रानी मुखर्जी को विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं पूजा दुबे, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद एक ऐसा मुद्दा जो यूपी में कई सालों से छाया हुआ है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खेहर ने कहा कि दोनों लोग आपसी सहमति से इस पर फैसला लें, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मुद्दे पर एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाने की बात कही। इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी के बारे में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि चीफ जस्टिस का कहना है अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। तो वहीं स्वामी ने बताया कि कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राम मंदिर वहीं पर बन सकता है जहां राम पैदा हुए, मस्जिद कहीं भी बन सकती है, नमाज सड़क पर भी पढ़ी जाती है। उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय इस सकारात्मक प्रस्ताव पर विचार करेगा। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए कोर्ट फैसले से पहले आपसी सहमति की कोशिश चाहता है। अदालत का फैसला जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी हो सकता है। इसके साथ ही मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद ने कहा कि जो अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। वहीं जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया है तब से योगी आदित्यनाथ यूपी को सुधारने में लग गए हैं। आपको बता दें आदित्यनाथ ने कई बूचड़खानों को बंद करवा दिया है और लगातार बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, गुलिस्तान न्यूज़। केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत अगर कार्यस्थल पर किसी तरह के यौन शोषण का शिकार महिलाएं शिकायत दर्ज करवाती हैं तो उस परिस्थिति में उन्हें 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने तय किया है कि कार्यालय पर यौन शोषण की शिकायत करने वाली महिला को 90 दिन की पेड लीव मिलेगी। ये लीव उस समय तक मिल सकती है जब तक मामले की जांच चल रही हो। इस पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सेवा नियमों में जरूरी बदलाव भी किए हैं। कार्यालय पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के तहत अगर किसी की शिकायत की जांच चल रही है तो उस बीच में शिकायतकर्ता महिला 90 दिन तक अधिकतम विशेष अवकाश ले सकती है। इस दौरान उसे पूरी सैलरी मिलेगी। खास बात यह है कि पीड़िता की दी गई छुट्टियां उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जाएंगी। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से इस तरह की शिकायत करने वाली महिलाएं कहती रही हैं कि उन्हें जांच के दौरान धमकियां मिल रही हैं। इन्हीं की रोकथाम के लिए ये कदम उठाया गया। हालांकि इस नियम में यह प्रावधान भी रखा गया है कि ये लीव आंतरिक कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही दी जा सकती है। गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में एक नियम लागू कर सरकार ने कहा था कि कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार होने वाली शिकायत की जांच 30 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में यह जांच 90 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। दरअसल इस पेड लीव का मकसद है कि उस दरमियान जब आरोपों की जांच हो रही हो, महिलाओं को कई तरह की धमकियां भी मिलती हैं। ऐसे में इस तरह से धमकियों से बच पाएंगी और शिकायत के निवारण के लिए वो प्रेशर भी जाहिर कर सकती हैं। देखना ये होगा कि महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जब इन आरोपों की जाँच होती है क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या ये 90 दिन की पेड लीव देने से मामलों में कुछ कमी नजर आती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए दिल्ली से प्रियंका चौधरी। कॉमेडी शो में साथ साथ नजर आने वाले सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक साथ कॉमेडी शो में नजर आने वाले कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों के बीच लड़ाई की खबरों के बाद पहले कपिल ने सफाई दी, फिर माफी मांगी और अब सुनील ग्रोवर का जवाब आया है। कपिल शर्मा ने ट्वीट किया था, पाजी माफ करना अगर मैंने तुम्हें अनजाने में दुख पहुंचाया। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं भी दुखी हूँ, आपके लिए हमेशा प्यार और सम्मान। और अब सुनील ग्रोवर का जवाब आया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कपिल शर्मा को टैग किया है। ग्रोवर ने लिखा, भाई जी हाँ, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है। आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा। आपको सिर्फ एक सलाह, जानवरों के अलावा इंसानों को भी सम्मान देना शुरू कर दीजिए। उन्होंने लिखा है कि सभी आपके जितने कामयाब नहीं हैं, ना ही आपके जितने टैलेंटेड हैं। अगर सब आपके जितने टैलेंटेड हो जाएंगे तो फिर आपकी कदर कौन करेगा। इसलिए उनके अस्तित्व के प्रति भी कुछ कृतज्ञता रखिए। वहीं आपको बता दें 2-3 दिन से मीडिया में खबरें थी कि कपिल और उनके शो में गुत्थी डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे किरदार अदा करने वाले सुनील ग्रोवर के बीच विवाद में झगड़ा हुआ था। वहीं झगड़ों की खबरों पर कपिल शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर सारे मामले से पर्दा हटा दिया था। उन्होंने कहा, मैं बढ़िया वक्त गुजार रहा था जब सुनील ग्रोवर से लड़ाई की खबरें सुनी। ये खबर कहां से आई, इसके पीछे क्या मंशा है, मैं नहीं जानता।
अगर मैं फ्लाइट में उनसे लड़ा था तो ये किसने देखा और आपको इस बात की जानकारी किसने दी? जिसने दी क्या वो भरोसे लायक है? जिसके बाद कपिल ने सुनील ग्रोवर से सोशल मीडिया पर माफी मांगी और जिसके जवाब में सुनील ग्रोवर ने कपिल को ट्वीट किया। वहीं इन सबको लेकर खबरें ये भी आ रही हैं कि सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा का शो छोड़ सकते हैं। दोनों के बीच विवाद के बाद सुनने में आया कि कपिल शर्मा ने पहले सफाई दी, फिर माफी मांगी और इसी का जवाब देते हुए सुनील ग्रोवर ने कहा कि जानवर के साथ साथ इंसानों का भी सम्मान करना कपिल शर्मा को सीख लेना चाहिए। और साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि कपिल शर्मा के इस शो में अब गुत्थी यानी कि सुनील ग्रोवर अब जल्द ही इस शो को छोड़ने वाले हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ हिमांशी उपाध्याय, गुलिस्तान न्यूज़। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के सीएम के कुर्सी पर बैठते ही इलाहाबाद से लेकर लखीमपुर खीरी तक के बूचड़खाने बंद होने लगे हैं और खबर ये भी आ रही है कि गाजियाबाद के भी कुछ बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई है। यूपी में सीएम पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू करते हुए मंगलवार को लखीमपुर खीरी में एक बूचड़खाने को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि बूचड़खाना बिना लाइसेंस के चल रहा था। इससे पहले सोमवार को भी कई बूचड़खाने बंद किए गए। इलाहाबाद में 2 बूचड़खाने सील कर दिए गए, जिनको इलाहाबाद नगर निगम ने सील करवाया। बता दें आपको कि यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बूचड़खानों का मुद्दा उठाया था। योगी ने कहा था यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बूचड़खाने बंद करने की बात अक्सर कहते रहे हैं। ऐसे में सीएम पद की शपथ लेने के बाद बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई योगी के एक्शन का हिस्सा मानी जा रही है। 11 मार्च को चुनाव नतीजा आने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बूचड़खाने को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी बात कहते रहे हैं। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी बूचड़खानों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ निशांत राय, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। यूपी की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले संसद भवन जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के साथ ही उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं और इसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ संसद भवन पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। यूपी की सत्ता संभालने के बाद दिल्ली में पीएम मोदी से योगी की पहली मुलाकात थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ यूपी की गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। बीते 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। वहीं सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा उनके लिए चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि योगी आज दिल्ली पहुंचे थे। योगी सरकार में कुल 46 मंत्री हैं, जिनमें 22 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें 12 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास सरकार में रहने और सरकार चलाने का तजुर्बा है, जबकि बाकी मंत्री इस मामले में नए हैं। आपको बता दें कि 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और उनके कैबिनेट में 46 मंत्री हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इसी विषय पर तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। कैमरा पर्सन हरीश राणे के साथ गुलिस्तान न्यूज़ सुजाता। ज़िमनी इंतखाबात के चलते आज इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर ग्रुप की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सभी लीडरों ने शिरकत की। इसके साथ साथ रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती भी आज बाई की हिमायत में आगे आ गई। श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव के सियासी भंवर में फंसी पीडीपी ने बड़ा दांव चलते हुए रियासत के खेल मंत्री इमराज रजा अंसारी को लगभग कल मना लिया। इसे शिया मतों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर इमरान के प्रचार अभियान में शिरकत करने से पार्टी को लाभ मिलेगा।
वहीं आज महबूबा मुफ्ती अनंतनाग के लोगों के बीच गई और कहा कि सरकार लोगों के हित में हमेशा काम करेगी। वहीं माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस्तीफा देने वाली इमरान जल्द ही कार्यभार संभाल सकते हैं। ज्ञात हो कि एक अन्य मंत्री बशारत बुखारी ने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के मानने पर उन्होंने हार्टिकल्चर विभाग का कार्यभार कुछ दिनों बाद ही संभाल लिया था। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर सीट से पार्टी प्रत्याशी के नामांकन से ठीक पहले महबूबा ने इमरान रजा अंसारी को श्रीनगर स्थित आवास पर गिले शिकवे दूर करने के लिए बुलाया था। 1 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत में महबूबा ने आश्वस्त किया था कि उनकी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। वहीं अनंतनाग में आज मीटिंग के दौरान महबूबा मुफ्ती ने बोला कि अनंतनाग में भी जीत पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन की ही होगी। हम आपको बताते चले कि रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनंतनाग के लोगों से यही कहा कि वो तहमीर और तरक्की के लिए वोट दें और वही साथ ही साथ रियासती कांग्रेस के सदर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इस बार जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार की ही होगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या वोटरों को लुभाने में एक बार फिर पीडीपी या कांग्रेस कामयाब हो पाती है। ये तो इंतखाबात के दिन ही पता चलेगा। कैमरामैन सज्जाद के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। कश्मीर वादी के 2 लोकसभा सीट्स के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के मुताबिक जहां कल नामजदगी का आखिरी दिन है, वहीं पर चुनावी प्रचार भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट साउथ कश्मीर अनंतनाग के लिए GA मीर कल जहां अपने कागजात नामजदगी भरने जा रहे हैं, वहीं पर आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की साझा मीटिंग के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अवामी कन्वेंशन का एहतमाम किया था, जिसमें पार्टी लीडर्स ने खुलकर बोला और उम्मीद की कि उनके पार्टी कैंडिडेट को ही वोट मिलेगा। श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों का काउंटडाउन शुरू होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। श्रीनगर सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों की ओर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार अपना नामांकन 24 मार्च तक वापस ले सकेंगे, जबकि इस सीट के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को की जाएगी। इस सीट के लिए सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ पीडीपी की ओर से नजीर अहमद खान ने अपना नामांकन दाखिल किया था। दूसरी ओर अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनावों की अधिसूचना 17 मार्च को जारी की गई थी और उम्मीदवार को 24 मार्च तक नामांकन दाखिल करने की मोहलत दी गई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि यह चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला कर चुके हैं, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, जिसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर यहां से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला पीडीपी के उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती के साथ होने जा रही है, जिन्होंने हाल ही में राजनीतिक में कदम रखा है। गुलाम अहमद मीर कल यानी बुधवार को अनंतनाग से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। अनंतनाग सीट पर उम्मीदवार 24 मार्च तक अपना नामांकन भर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 27 मार्च को की जानी है। नामांकन वापस लेने की तारीख 29 मार्च तक तय की गई है, जबकि सीट के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अगर श्रीनगर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स बड़े हैं जहां पर चुनाव होने जा रहा है, जिनमें श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम है। श्रीनगर के बारे में जहां माना जा रहा है कि हाइपर सेंसिटिव है, वहीं पर उम्मीद की जा रही है कि गांदरबल और बडगाम में वोट परसेंटेज कदरे बेहतर होगा। और इसी तरीके से साउथ कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शुपियन और अनंतनाग अजला में वोटिंग होगी और इनमें भी काफ़ी हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, जिसके लिए खातिर खा इंतजाम भी किए गए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन विजय ठाकुर के साथ इशफा गौहर।